Hello everyone, you all are welcome to our channel that is the White Slate पढ़ाई। और आज हम लोग अपने क्लास 10th की जो पढ़ाई कर रहे थे चैप्टर 3 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। मैंने आपसे पिछली वाली वीडियो में ही ये चीज़ क्लियर करके बिल्कुल बताई थी कि अब तक हम जो सॉल्यूशंस थे उन्हें ग्राफिकली फाइंड आउट कर रहे थे, इतना बड़ा ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, तब जाके एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो थे उन्हें निकाल पा रहे थे। तो आज हम लोग जो है बिना ग्राफ प्लॉट किए किस तरह से इक्वेशंस को सॉल्व किया जा सकता है, इसके तरफ एक अपना पहला कदम बढ़ाने वाले हैं। तो आज जो मेथड हम पढ़ने वाले हैं उस मेथड का नाम है यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जैसा कि मेथड का जो नाम है वही आपको यहाँ पे बता रहा है कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी वैल्यू को किसी और वैल्यू की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना। जैसे कि मैं यहाँ पर आपकी मैंने छोटी सी इक्वेशन लिखी है x + y = 6। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ इसे कि x जो है वो मेरा 6 - y के इक्वल हो जाएगा। तो मैं अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन है उसमें से x की वैल्यू या अगर मैं इसमें से y की वैल्यू निकालती तो वो आती y आ जाती है x 6 - x के इक्वल। तो x या y किसी भी एक पर्टिकुलर की वैल्यू जो है मुझे एक इक्वेशन में से निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में उसे मैंने सब्स्टिट्यूट कराना है, मतलब दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। इससे क्या होगा कि जो मेरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनती थी वो बन जाएगी और फिर हम आसानी से उसे सॉल्व करके एक की वैल्यू निकाल लेंगे और इसी तरीके से दूसरे की भी निकाल लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही पुराना मेथड है। आपने ये क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें बचपन में भी की हुई हैं, आपके 7th 8th क्लास में भी आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है वो किया हुआ है। तो कुछ हम वैसा ही कुछ करने वाले हैं, उसका सोल्यूशन निकाला हुआ है तो वैसा ही निकालने वाले हैं। बहुत हार्ड नहीं होने वाला है, चाहे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हो चाहे आगे आने वाले मेथड्स हो। तो हम इस वीडियो को भी 2 पार्ट में करेंगे। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे आज और साथ में सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट वाले पार्ट में जो है अपने वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे इस वाली एक्सरसाइज के। उससे आपको दोनों टाइप की चीज़ें जो हैं उनमें एक अपर हैंड मिलेगा। पहले आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आ जाएंगी, फिर आप इक्वेशन खुद बनाकर उन्हें कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं ये भी जान पाएंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वाला जो सम है, फर्स्ट वाला सम बहुत इजी है, छोटी सी वैल्यू दे रखी है, ऐसा कुछ हार्ड होने वाला नहीं है। और बल्कि मैं तो आपसे हर एक चीज़ के लिए कहती हूँ कि कुछ भी हार्ड बिल्कुल नहीं है। 10th क्लास की मैथ्स जो है वो आपने अब तक जितनी मैथ्स पढ़ी है उससे बहुत इजी है। बस हमें ज़रूरत है प्रैक्टिस की और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस करना मत छोड़िए, फिर आप देखेंगे कि आप अपने आप ही सारी चीज़ें जो हैं उन्हें पा जाएंगे। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखना है। फर्स्ट में देखिए, अगर हम फर्स्ट को देखते हैं, इन्होंने लिखा है x + y = 14। तो ये जो मेरी फर्स्ट वाली इक्वेशन थी x + y = 14, यहाँ से मैं x या y किसी की भी वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो मैंने x की वैल्यू निकाली, वो आ गई 14 - y। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 14 - y। अब मेरी सेकंड इक्वेशन जो है वो है x - y = 4। इसे मैं सेकंड इक्वेशन के जैसे मार्क करूंगी। देखिए मैथ्स में सिर्फ सॉल्व करना ही सब कुछ नहीं होता। आजकल जो है हमें हर एक जो हमारा स्टेप है उसमें आपने सारी चीज़ों को अच्छे से लिखा है या नहीं, इन सब चीज़ों के बेसिस पे भी मार्क्स मिलते हैं। क्यों ज़रूरी है ये सब चीज़ें सॉल्व करना? क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है आंसर नहीं निकाल पाता है सही, लेकिन उसके स्टेप्स जो हैं वो सही होते हैं तो भी उसे मार्क्स जो है मिलते हैं। पूरे तो नहीं मिलते बट एटलीस्ट पूरे कटने से भी बच जाते हैं। तो इसी वजह से स्टेप्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। आप यहाँ पे स्टेप्स का पूरा ध्यान रखें कि हम पहली इक्वेशन को 1 ले रहे हैं, उसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली, फिर हम एक और इक्वेशन लिख रहे हैं अपनी दूसरी वाली, उसे हमने यहाँ पर 2 ले लिया है। अब हम यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग x = 14 - y इन इक्वेशन 2, कि ये जो मेरी x की वैल्यू है इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कराने वाले हैं। ठीक है, x = 14 - y जो है हम इसे इक्वेशन 2 में पुट कराने वाले हैं। तो देखिए इक्वेशन 2 में x की जगह पे हमें क्या रखना है, अब 14 - y रखना है और -y वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट था जो कि हमारा 4 के इक्वल है। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। देख लीजिए यहाँ पे 14 -
2y इज इक्वल्स टू 4, तो 4 हमारा यहाँ आ जाता है और 2y हमारा उस साइड चला जाता है। ये आ गया हमारा 10 इज इक्वल्स टू 2y, मतलब कि 10/2 इज इक्वल्स टू y, कट हो जाएगा, 5 आ जाने वाला है यहाँ पे, तो 5 इज इक्वल्स टू y। तो हमारी y की जो वैल्यू है वो 5 आ गई है। अब इस 5 वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करा के देख सकते हैं एज x इज इक्वल्स टू 14 माइनस y, सो x वुड बी इक्वल टू 14 माइनस 5, जो कि कितना हो जाने वाला है मेरा यहाँ पे मेरा हो जाने वाला है वो 9। तो यही यहाँ पे मुझे छोटी सी एक चीज़ थी वो निकालनी थी कि मेरी x की वैल्यू क्या आने वाली है और मेरी y की वैल्यू क्या आने वाली है। तो x की वैल्यू इस पर्टिकुलर के लिए 9 आ जाती है और y की वैल्यू जो है वो 5 आ जाती है। देखिए कितना इजी था, ना ग्राफ प्लॉट करना पड़ा ना कुछ, बस वैल्यू एक में पुट कराई तो मेरे पास आ जाती है यहाँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन के। और फिर हमने जो वैल्यू पुट कराई थी उसमें ही हम अपनी y या x जो भी हमने निकाल लिया है वो लेते हैं, तो हमें दूसरे की भी वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। एक क्वेश्चन से नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं है, हमारे पास 6 क्वेश्चन है, हम बिल्कुल ये टॉपिक जो है आज क्लियर करके ही यहाँ से जाएंगे, उससे पहले बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आप कहें कि हमें समझ नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो समझेंगे हम इनको एकदम अपना यहाँ पर जो इजी था उससे कॉम्प्लेक्स की तरफ भी बढ़ने की पूरी कोशिश जो है वो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल आया है। सेकंड क्वेश्चन जो है मैं आपको एक बार फिर से ये भी रिमाइंड कराना चाहूँगी कि सोल्यूशन जो है वो सिर्फ तभी निकलने वाला है किसी भी मेरे क्वेश्चन का जब मेरे जो ये सॉल्यूशंस है ये यूनिक सॉल्यूशंस बने। आपको याद होगा हमने जो पिछले बार किया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। सिर्फ इसी एक केस में मेरे यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन आने वाला है। देखिए जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी तो मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। जब अगर नहीं होगा यूनिक, बहुत सारे होंगे तो बहुत सारे सॉल्यूशंस तो मैं वैसे ही नहीं फाइंड कर सकती। इसका मीनिंग है कि हर बार x की कोई वैल्यू रख के मुझे y की कोई और वैल्यू मिल जाने वाली है। पैरेलल लाइंस अगर बन गई हमारी तो उस केस में भी मुझे पता है कि मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला है। तो हम एक बार उस चीज़ को भी यहाँ पे सेटिस्फाई कराने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आ जाएगा 1/1/3 और यहाँ आएगा -1/1/2। तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों जो है वो इक्वल नहीं है, इसमें मुझे सोल्यूशन मिलेगा। तो मैं सेकेंड क्वेश्चन जो है अपना ट्राई करूँगी। सेकेंड क्वेश्चन की फर्स्ट वाली जो मेरी टर्म है वो कहती है, फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है वो कहती है कि s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब s मेरा 3 प्लस टी जो है वो हो जाने वाला है। सेकेंड इक्वेशन है मेरी s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। अपॉन में आ गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर से वही करेंगे। चाहे आप सब्सटीट्यूटिंग लिखिए या फिर इजी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं पुटिंग s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। s की जगह पे हमें क्या रखना है, 3 प्लस टी रखना है। तो यहाँ पे s की जगह पे हमने रख दिया है यहाँ 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। तो हमें अच्छे से पता है हम इसे तब तक आगे सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे चाहिए इनका एलसीएम। तो 3 और 2 का एलसीएम जो है वो 6 होता है। अब आपको मैं ये चीज़ ऐसे सिखाना तो नहीं चाहती थी क्योंकि ये चीज़ आपको बहुत पहले सिखाई जाती है 7th क्लास में फ्रैक्शंस जब आप सॉल्व करते हैं कि अब यहाँ पर ये 3 था, इस 3 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए आपने इसमें क्या मल्टीप्लाई किया होगा, जाहिर सी बात है 2 मल्टीप्लाई किया होगा। तो जब मैंने अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी मुझे 2 जो है वो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये हो जाएगा मेरा 2 3 = 6 प्लस 2t। सिमिलरली यहाँ पर 2 था डिनोमिनेटर में, इसे 6 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा। तो मैं अपने न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगी और मुझे यहाँ पे मिलेगा प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। अभी भी ये आगे बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है। ये मेरा हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे 3 प्लस 2t जो है 5t इज इक्वल्स टू 6 और ये यहाँ पर इंटू 6, ये यहाँ पर इंटू 6, ठीक है। तो ये मेरा बन गया यहाँ पे 6 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 36। इट मीन्स 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल्स टू 30 एंड t वुड बी इक्वल टू 30/5, जो कि मेरी एक वैल्यू आ जाने वाली है यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी और छोटी सी वैल्यू 6, क्योंकि 5 6 जो है वो 30 होता है हमारा, 5 1 = 5 और 5 6 = 30। तो 6 जो है वो t की वैल्यू आ गई। तो मैंने क्या कहा था आपसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि जो भी हमने यहाँ पे लेट किया था तो वही लिखना है हमें एज s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी
सो s वुड बी इक्वल टू 3 प्लस कितनी हमारी t की वैल्यू आ गई 6, तो इट मीन्स s इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे मुझे जो है देखिए s इज इक्वल्स टू जो है 9 मिल गया और t इज इक्वल्स टू जो था वो 6 मुझे यहाँ पर मिल गया था। तो बड़ा ही इजी था, चाहे भले ही फ्रैक्शन में आए, अंडर रूट में आए, डेसिमल में आए, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे सबके सब क्वेश्चंस बहुत इजीली यहाँ पर बनने वाले हैं। और ये मत सोचिएगा कि मेरे से बन रहे हैं, आपसे नहीं बनेंगे। अगर आप वीडियो को पॉज करके पहले प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप वीडियो देखिए। आप देखेंगे कि आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही निकल के आ रहा है, मेथड जो है वो बिल्कुल सही है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस चीज़ को कर पाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपसे एक बात कही थी कि पहले हम a1/a2 b1/b2 को चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है मेरा 3/9 जो कि मेरा इक्वल हो जाता है 1/3 के। यहाँ पे मेरा आ रहा है -1/-3, वो भी 1/3 के इक्वल आ जाता है। और यहाँ पे भी 3/9 है, वो भी मेरा 1/3 के इक्वल आ जाता है। तो ये मेरी कंडीशन बन रही है इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन वाली, जहाँ पर मेरा a1/a2 was equal to b1/b2 and it is also equal to c1/c2। तो ये केस जब बनता है तो अगर मैं सब्सटीट्यूट कर भी दूंगी वैल्यू, आप देखेंगे मुझे कोई आंसर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होगा। इन केस अगर आप ये चीज़ ऐसी करना भूल जाते हैं, आप देखेंगे वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद आपका कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा, वहाँ पर सारे वेरिएबल्स आपस में कैंसिल हो जाने वाले हैं। तो इस केस में हम कोई भी जो है आंसर अपना फाइंड आउट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बस यही लिखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने शो किया था आपको कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल है और इन टर्न c1/c2 के भी इक्वल है। तो यहाँ पर फॉर एवरी, बस आपको इतना ही लिखना होगा, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर विल एग्जिस्ट अ वैल्यू फॉर y। क्योंकि इसके इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशंस जो है वो होते हैं, तो बहुत सारे सोल्यूशंस यहाँ निकल के आने वाले हैं, हम फाइंड नहीं कर सकते उन्हें। तो हम डायरेक्टली बस यही लिखेंगे कि जो भी वैल्यू x की हम लें उसके लिए कोई ना कोई एक जो है वैल्यू y की वो निकल कर आ जाएगी, हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम सीधा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन में तो हम कुछ कर नहीं पाए, तो फोर्थ की तरफ देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है आप सबसे पहले सोच रहे होंगे ये तो पॉइंट में है, कैसे काम बनेगा। तो देखिए क्योंकि पॉइंट में है तो कोई हार्ड नहीं होने वाला है, मैंने फर्स्ट वाला ले लिया है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 0.2x वुड बी इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। सिमिलरली x वुड बी इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। तो ये मेरी x की वैल्यू जो है वो फर्स्ट इक्वेशन से निकल कर आ गई है यहाँ पर। तो इस वैल्यू को मैं पुट कराऊंगी इक्वेशन 2 में, तो उसे लिख लेते हैं इक्वेशन 2 को, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी। फिर से हम वही जो लिखते आ रहे हैं वही लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 इन इक्वेशन 2। तो x की जगह ये रखना है, पर 0.4 यहाँ हटेगा नहीं। ध्यान देने वाली बात है, मैं दोबारा से बता रही हूँ आप सभी को, ये x जो है उससे पहले 0.4 लिखा है वो बना रहेगा। हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है, 0.4 के साथ कुछ नहीं करना, वो मल्टीप्लाई होने वाला है मेरा अंदर। तो देखिए x की जगह पे मैं ये पूरी वैल्यू जो है उसे लिख दूंगी एज इट इज़, प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट से मेरा पॉइंट जो है वो कैंसिल हो जाने वाला था और 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4 मेरा यहाँ पर बन जाएगा बड़ी ही आसानी के साथ। तो इसका मतलब मैं 2 से इन सब चीज़ों को मल्टीप्लाई करा दूँ जो मेरे ब्रैकेट के अंदर थे। तो 2 × 13 करने से 26 आता है और एक नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे तो इसका मतलब है 2.6 बनेगा। सिमिलरली 2 3 ज़ा 6 होता है, तो ये 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3 आ जाने वाला है। अब देखिए दोबारा से आप यहाँ पे 0.6y में से अगर 0.5y चला जाएगा तो इसका मीनिंग है सिर्फ 0.1y जो है वो बच जाने वाला है। हम 2.3 को इस तरफ लाते हैं, 2.6 माइनस 2.3 वुड बी इक्वल टू 0.1y। ठीक है,
किसके इक्वल हो जाएगा, 0.1 y के इक्वल यहाँ आ जाने वाला है। इन दोनों को माइनस करके मुझे माइनस 0.1 y मिला था, वो मैंने उस तरफ ट्रांसफ़र कर दिया है अपना। इन दोनों को माइनस करके देखिए मुझे यहाँ मिल जाएगा अपना 0.3, क्योंकि 6 में से 3 गया तो 3 बचा और 2 में से 2 चला गया तो कुछ नहीं बचा, इज इक्वल्स टू 0.1 y। इट मीन्स 0.3 अपॉन 0.1 इज इक्वल्स टू y। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, मतलब y की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 3 के इक्वल आ गई। ठीक है, y की वैल्यू मेरी 3 के इक्वल आते ही मैं x की वैल्यू अब फाइंड आउट कर सकती हूँ, जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं। एज x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2, सो इट वुड बी अगेन इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 जो y की वैल्यू आई थी और अपॉन 0.2। तो y की वैल्यू बस मल्टीप्लाई करानी थी मुझे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे 1.3 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 0.2। अब देखिए आप 13 में से 9 जाता है तो कितना बच जाता है आपके पास यहाँ पे 4, तो लेकिन यहाँ पॉइंट में चल रहा था तो 0.4 अपॉन 0.2, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई। तो आप चले तो इतने अजीबोगरीब से उसमें थे, लेकिन वहाँ पे देखिए कितनी छोटी सी वैल्यूज़ जो है x और y की मुझे फाइंड आउट हो गई है। x की वैल्यू 2 आती है और y की वैल्यू जो है वो 3 आ जाती है। तो चाहे डेसिमल हो चाहे कुछ हो, फिर से कह रही हूँ मैं, घबराना नहीं है। पहले ही घबरा के जब हम हिम्मत हार जाते हैं तो मैथ्स अपने आप ही हमें डराने लगती है, तो हमें मैथ्स से डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि माउंटेन ड्यू का ऐड तो आपने सुना ही होगा कि डर के आगे जीत है। तो पहले डरना नहीं है, अगर आप ज़्यादा डर गए तो कोई बात नहीं, उसके आगे भी जीत है, लेकिन सिर्फ तब जब आप कोशिश करेंगे। तो कोशिश आपको बिल्कुल करनी है। यहाँ पे 5th क्वेश्चन देखिए, रूट आ गया, फिर से कह रही हूँ घबराएंगे नहीं, लिख लेंगे पहले हम। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई। इससे क्या निकल के आएगा, √2x इज इक्वल्स टू माइनस √3y, तो x वुड बी इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y। ठीक है, ये मेरी x की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। अब बस यही मेरी x की जो वैल्यू है, इसे मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट कराना है। मार्कर चेंज कर लेती हूँ, इसकी इंक कुछ फेड हो रही है, आपको मुश्किल होगी समझने में। देखिए सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ये मेरा सेकेंड जो है इक्वेशन बन जाती है। सेम वही जो कहानी अब तक करते आ रहे हैं, पुटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y इन इक्वेशन 2। बस वही चीज़ मैंने करनी थी, वही कर रही हूँ। रखिए x की जगह पे √3 इंटू माइनस √3 बाई √2y माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर कुछ कट तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो मैं बहुत पहले से आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बोलती आ रही हूँ कि √3 इंटू √3 जो है वो 9 होता है, सॉरी √3 इंटू √3 जो है वो 3 होता है हमारा। तो वही हमें यहाँ करना है, √3 इंटू √3 3 के इक्वल, और माइनस था तो -3 अपॉन √2y जो है यहाँ आ जाने वाला है। इसके अलावा मेरे पास -8 √y इज इक्वल्स टू 0 है, वो आ रहा है। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर इसके नीचे 1 है, √2 और 1 का एलसीएम जब आप लेंगे तो √2 आ जाने वाला है। तो √2 एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, तो इसके नीचे तो √2 ही था, तो इजी सी बात है कि कुछ नहीं होने वाला, ये -3y ही रहेगा। सवाल ये उठता है कि √8 जो है उसके साथ क्या होगा। यहाँ पे 1 था, इसे √2 बनाने के लिए मैंने √2 मल्टीप्लाई किया होगा, तो एग्जैक्टली बात वही हुई हमारी कि √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई हुआ होगा। फिर वही बात आ गई जो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि √8 और √2 कैसे मल्टीप्लाई होगा। तो बहुत ही इजी है, आपने रूट के जो है मल्टीप्लिकेशन 9th क्लास में सीखे हैं, कुछ इश्यूज़ नहीं होने वाले। √8 इंटू √2 जो है वो मेरा यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, √16 के इक्वल हो जाएगा। 8 2 16 होता है। अब आप 16 को क्या लिख सकते हैं, हम 16 को लिख सकते हैं 4 इंटू 4, मतलब कि 4 का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाने वाला है और आंसर मेरे पास बचेगा 4। मैंने आपको रफ में करके दिखा दिया है ताकि आप इस चीज़ को सही से समझ सकें कि कैसे जब मैं यहाँ पे √8 और √2 को मल्टीप्लाई करूँगी। और क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर √2 है, इसको √2 बनाना है, बनाने के लिए मैंने उसी से मल्टीप्लाई किया होगा, तो न्यूमरेटर में भी √2 से मल्टीप्लाई होगा और वो मल्टीप्लाई होते ही यहाँ पे √16 बनेगा, जो कि 4 इंटू 4 होता है। 4 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और आपके पास सिर्फ 4 बचा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा -4y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रफ वर्क भी जो है ऐसे केसेस में हमें कर लेना होता है। दोनों माइनस के थे तो 4 + 3 मेरा कितना बन जाएगा 7,
है ना। 4 + 3 मेरा 7, तो -7y अपॉन √2 इज इक्वल्स टू 0। सिंपल सी बात है, -7y वुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि √2 यहाँ आके भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही होने वाला है। तो मेरा y भी जो है वो 0 के ही इक्वल आएगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि अगर ये -7 जो है इस तरफ डिवाइड में आएगा तो भी 0 से जब कोई चीज़ जो है डिवाइड की जाती है, कोई चीज़ जब 0 को डिवाइड करती है तो भी वो 0 में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो y की वैल्यू यहाँ 0 आ गई है हमारे पास, बहुत ही अच्छी सी। और एज x इज इक्वल्स टू -√3 अपॉन √2y, तो x की वैल्यू भी मेरी जो है वो 0 ही हो जाने वाली है। तो x की वैल्यू भी यहाँ पे 0 ही हो गई। तो इस केस में मेरे x और y दोनों की वैल्यू जो है वो 0 ही होने वाली है। मतलब आप देखेंगे जब आप इनका ग्राफ प्लॉट करते तो दोनों जो है वो ओरिजिन पे ग्राफ जो है वो मिलते आके, इसीलिए x और y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 0 निकल कर आ गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा 6th वाला क्वेश्चन। कभी आंसर ऐसे 0 आता है तो ये मत सोचने लग जाइएगा कि मैंने कुछ गलती कर दी है तभी ऐसा हो रहा है। क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी आते हैं, आंसर्स भी उनके ऐसे ट्रिकी ही निकलते हैं, ताकि आप जो है परेशान हो, पर परेशान हमें नहीं होना है। 6th क्वेश्चन देखिए आप। 6th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। ये मेरी इक्वेशन 1 है। अब इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। चेंज क्या करूँगी आप देखिएगा, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13/6, ये मेरी इक्वेशन 2 है। अब होता क्या है, अगर मैं आपको एक नॉर्मल बात बताती हूँ तो कि हमें इक्वेशन जो इजी हो ना उसमें से सब्स्टिट्यूट करने के लिए वैल्यू निकालनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरी सेकंड इक्वेशन है वो मुझे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कम लग रही है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। तो मैं यहाँ से x या y की वैल्यू जो है वो निकालना पसंद करूँगी और उसे इस बार मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराऊंगी। रिवर्स करा के दिखाने का मेरा एक ये भी मुद्दा है यहाँ पर, ताकि आप ये समझ सके कि सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन में से ही वैल्यू निकाल के सेकंड में पुट नहीं कर सकते, सेकंड से निकाल के भी फर्स्ट में कर सकते हैं। बस आप ये गलती मत करिएगा कि फर्स्ट में से निकाल के फर्स्ट में ही पुट कर दी है, सेकंड में से निकाल के सेकंड में ही पुट कर दी, तो आंसर नहीं निकलेगा आपका। आप किसी में से भी एक में से निकाल के दूसरे में वैल्यू जो है वो पुट करा सकते हैं। तो देखिए इस बार उल्टा करते हैं। तो अब हमारे पास 3-4 मार्कर थे, उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा बचा है जो ट्राई करने में जा रही हूँ। अब देखते हैं इसमें इंक पर्याप्त है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड वाले को, अगर सेकंड इक्वेशन को मैं रीअरेंज करती हूँ तो ये आएगा x3 इज इक्वल्स टू 13/6 माइनस y/2। ठीक है, x वुड बी इक्वल टू योर 3 इंटू 13/6 माइनस y/2। तो ये मेरी x की वैल्यू जो है एक बहुत ही अजीब सी निकल के आ गई है। पर वही बात है, मैंने आपसे पहले ही कहा था घबराना नहीं होता है हमें। तो पुटिंग दिस x इज इक्वल्स टू 13/6 माइनस y/2 इन इक्वेशन 1 इस बार हम पुट करने वाले हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो देखिए यहाँ पे जो है 3 ऑलरेडी प्रेजेंट था तो और एक 3 आ गया, उसके अलावा 13/6 माइनस y/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2 जो है वो निकल के आ रहा है मेरे पास। इसके अलावा यहाँ पर अपॉन 2 है तो ये पूरा अपॉन 2 भी जो है वो आने वाला है। यहाँ पे एक और अपॉन में 2 जो है उसे भूलना नहीं है हमें, वो भी यहाँ पे आने वाला है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और कर लेते हैं साथ के साथ ही, ताकि चीज़ें जो है वो थोड़ी कम कॉम्प्लिकेटेड हो, कि ये 2 और 3 का एलसीएम जो है वो 6 हो जाने वाला है। तो मैं पहले इनका एलसीएम ले लेती हूँ, ऊपर वाली चीज़ों को एज इट इज़ रहने देती हूँ, जितना हो सके उतना मल्टीप्लाई करा के। तो ये मेरा 3 3 ज़ा 9 अपॉन 13/6 माइनस y/2 माइनस 5y/3 जो है इसका एलसीएम जैसे ही ये 2 और 3 का जो है वो 6 हो जाने वाला है यहाँ पे। तो इसे लिखने का तरीका मेरा क्या हो जाएगा कि एलसीएम पहले मैं यहाँ पे 6 ले लेती हूँ पूरा का पूरा। 6 एलसीएम लेते ही इस 2 को 6 बनाने के लिए क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई और होगा, मतलब कि इस पूरे को मैं और एक 3 से जो है वो मल्टीप्लाई करा दूँ। उसके अलावा यहाँ 13/6 माइनस y/2 एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली माइनस यहाँ पे 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो ये -10y यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा और इज इक्वल्स टू -2 जो है वो हो जाने वाला है। आगे देखिए आप अगर इस चीज़ को देखते हैं, 3 इंटू 3 9 और 9 3 जो है वो 27 होता है। तो 27 13/6 माइनस y/2 -10y जो है वो इक्वल होने वाला है -2 इंटू 6 के।
तो ये हो जाएगा 27। यहाँ पे 6 और 2 का एलसीएम भी जो है 6 हो जाएगा। हम जितना हो सके उतना सॉल्व करते हुए अब चलने वाले हैं। यहाँ पर 27 मैंने ले लिया, 6 और 2 का एलसीएम जो है वो 6 हो जाता है, तो 13 अपनी जगह पे प्लेस्ड रहेगा और इसे 6 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो ये यहाँ पे -3y जो है वो आ जाएगा। -10y अपनी जगह पे रहेगा, ये आपका 6 2 12 जो है वो यहाँ आ जाने वाला है आपका। अब देखिए ये 6 है, ये 27 है, दोनों 3 से कट हो सकते हैं, तो हम इन्हें पहले कट कर लेते हैं। ये 3 2 बन जाने वाला है और ये 3 9 जो है वो बन जाने वाला है। तो जो बनता है उसे हमें ज़रूर बना लेना चाहिए अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 3 27 का 7 कैरी 2, 9 1 9 10 और एक 11, तो 117 यहाँ बन गया। -9 3 27y अपॉन यहाँ पे 2 -10y इज इक्वल्स टू -12। थोड़ा लॉन्ग कैलकुलेशन ज़रूर हो रहा है पर घबराना नहीं है हमने। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे 1 है तो एलसीएम जो है वो 2 हो जाएगा आपका, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 117 -27y पर ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 20y हो जाने वाला है और ये 2 जो है मेरा यहाँ पे आके अब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 117 -27y और -20y भी मेरे प्लस हो सकते हैं, -47y में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये हो जाएगा मेरा -24। जब हम यहाँ पे ये 24 इस तरफ लाएंगे तो ये प्लस का हो जाने वाला है। 117 + 24 इज इक्वल्स टू 47y, इन्हें प्लस करना होगा तो 7 8 9 10 11 ये मेरा 1 बन गया और 1 2 3 एक कैरी था वो 4, 141 इज इक्वल्स टू 47y, तो 141 जो है अपॉन 47। आप देखेंगे कि 47 3 जो है वो 141 होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं यहाँ छोटा सा करके दिखा देती हूँ आपको एक कैलकुलेशन। देखिए 47 × 3, 3 7 21 का 1 कैरी 2, 3 4 12 13 14, तो 141 यहाँ आ गया। तो 47 3 जो है वो मेरा यहाँ पे कट जाने वाला है, 41 1 41। तो आप देखेंगे इतनी कैलकुलेशन करने के बाद कितनी इजी y की वैल्यू जो है यहाँ कैलकुलेट हो गई। y = 3 आ गया, तो ये y = 3 अब हमें पता होता है कि इस वाली इक्वेशन में हमें पुट करा के जो है वैल्यू अपनी निकालनी होती है x की, तो अब हम वही निकालेंगे। मैं ऊपर से ये दोनों रब कर रही हूँ, जो मेरी दोनों की दोनों इक्वेशंस लिखी हुई थी मैं इन्हें रब कर रही हूँ सिर्फ ताकि आप समझ सकें। तो देखिए एज x = 3 अपॉन 13/6 -y/2, so it would be equal to 3 × 13/6 -3/2। तो यहाँ पे भी 6 और 2 का एलसीएम जो है वो मेरा 6 ही आ जाने वाला है और ये 13 ही रहेगा। ये मेरा 3 3 9 बन जाने वाला है, 3 1 3 3 2 6। 13 में से 9 मेरा अगर जाता है तो मेरे पास 4 बचेगा, तो 4/2 जो है वो 2 के इक्वल यहाँ आ जाएगा। तो इतनी मेहनत, इतना लंबा कैलकुलेशन करने के बाद आंसर इतना इजी आएगा आपने सोचा भी नहीं होगा कि x = 2 है और y = 3 है। तो यही मेरा यहाँ पर आंसर जो है वो हो जाएगा। क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ ही सेकंड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं और वर्ड प्रॉब्लम्स को भी ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाय बाय।